चलते हैं अगले फेज में, इसी चैप्टर का फेज नंबर 2। फेज नंबर 2 में हमको क्या मिलने वाला है? हमको रेडीमेड मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। रेडीमेड मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। कौन इसको बना रहा है ये हमेशा पर्दे के पीछे होगा, नहीं बताएगा कौन बना रहा है। हो सकता है कि इसको बना रहा हो कौन, मैग्नेटिक मटेरियल, और हो सकता है कि इसको कौन बना रहा हो, स्ट्रेट वायर, और ये भी हो सकता है इसको कौन बना रहा हो, क्वाइल बना रहा हो। और भी कई सारे, अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे जर्नी में तो टोराइड एक ज्योमेट्री होती है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड देती है। सॉलिनॉइड भी एक ज्योमेट्री होती है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड देती है। लेकिन इनको हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ के साथ, तो हमें इससे मतलब नहीं होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कौन बना रहा है। ठीक है, अब दो बातें होंगी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड भी है, या तो ये यूनिफॉर्म होगी, और या फिर ये भी कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म हो। क्योंकि फील्ड की जो एनर्जी है, आप देखो ना, आपने अभी भी नोटिस किया थोड़ी देर पहले, सीधे वायर से कुछ दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला था μ0/4 I/d sin अल्फा प्लस, यानी d बदलने से b बदल जाएगा, r बदल जाएगा। ये क्या है, कौन सा केस है, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म जो कभी ना बदले और नॉन यूनिफॉर्म जो बदल जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड या तो यूनिफॉर्म होगी और या फिर कैसे होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। ज्यादातर केसेस में 99.999% केसेस में आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो कौन सी होगी, यूनिफॉर्म। ठीक है ना, तो यूनिफॉर्म जो मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम पिक्चराइज कैसे करेंगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की ज्योमेट्री में अगर दिखा दे आपको, हैबिट में ले आओ, ज्योमेट्री ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कभी कभी हो सकता है कि वो कहें नहीं बल्कि ज्योमेट्री से आपको बताने की कोशिश करें। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की तस्वीर कैसी होगी, अगर बहुत सारी पैरेलल लाइंस बनी हो, इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी भाई यही था, इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती थी और नॉन यूनिफॉर्म होती थी। यूनिफॉर्म के लिए पिक्चर कैसी बनती थी, बहुत सारी पैरेलल लाइंस। ये देखिए, अगर बहुत सारी पैरेलल लाइंस वेक्टर्स फॉर्म में बनी है तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए पैरेलल लाइंस बनाएंगे। ज्योमेट्री ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक तरीका होगा, वी है पैरेलल इक्विडिस्टेंट वेक्टोरियल लाइंस। ये तरीका माइकल फैराडे ने निकाला था कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड आप देखते हैं, कहीं पर मिलती है, आप उसको पिक्चराइज करना चाहते हैं, उसको ज्योमेट्री में दिखाना चाहते हैं, तो आप बहुत सारे वेक्टर बनाइए जो कि पैरेलल होंगे और इनके बीच की जो डिस्टेंस हो गया इससे। ये तरीका था। कभी कभी जो है हम दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपके कॉपी के पन्ने में अंदर की तरफ है, भाई ये आपका कॉपी का पेज है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो उसको कैसे दिखाओगे? एक कॉपी तो ये रखी है, ऐसे तो वेक्टर हवा में बनाओगे नहीं। उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है, बहुत सारे क्रॉस बना दें। अगर बहुत सारे क्रॉस बने हो तो इसका सीधा मतलब है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, अंदर की तरफ। ये हो गई इनवर्ड, U फॉर यूनिफॉर्म, M फॉर मैग्नेटिक, F फॉर फील्ड। इनवर्ड वाली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कॉपी के पन्ने से बाहर की तरफ है तो वो भी वेक्टर में लाइनें नहीं बना पाओगे, हवा में तो बनाओगे नहीं, क्योंकि लाइनें तुमको कहाँ बनानी, कागज पर। अब क्या करेंगे, बहुत सारे क्या बना दें, बहुत सारे डॉट बना दें। और ये बहुत सारे डॉट अगर बने हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है,
यूनिफॉर्म है लेकिन कैसे, आउटवर्ड कह लो अपवर्ड कह लो, अपवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और हर मैग्नेटिक फील्ड की अपनी एक ताकत होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत होगी दैट इज बी, और इसका नाम यूनिफॉर्म है, तो ये बदलेगी नहीं। हम अपनी डीलिंग यूनिफॉर्म के साथ करेंगे, लेकिन हम रेडी रहेंगे उन क्वेश्चन का सामना करने के लिए जब मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी। और यूनिफॉर्म की पढ़ाई करते करते नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है ये भी हम आपको बता देंगे। डीलिंग किसके साथ रहेगी, यूनिफॉर्म के साथ। तो जो सेकंड नंबर फेज है उसमें रेडीमेड मैग्नेटिक फील्ड होगी, और इस रेडीमेड मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा भाई, चार्ज का पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल यानी कि Q चार्ज है, M मास है, वो प्रोजेक्ट किया जाएगा, प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज के पार्टिकल को हम उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंक देंगे, और तब पता लगाएंगे कि क्या मेरे चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स लगा। और जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे तो यही आपका सेकेंड फेज है, तब पता चलता है कि नहीं फोर्स लगता है, और उस फोर्स को निकाला किसने था, लॉरेंज ने। यानी कि सेकेंड फेज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लॉरेंज का फोर्स, जो क्या होता है, चार्ज पार्टिकल पर लगता है। कहाँ लगता है, जब हम चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंक लेते हैं। तो चार्ज पार्टिकल Q, M प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल V, देन फोर्स ऑन इट कैपिटल F। कैपिटल F Q बराबर F बराबर है Q V क्रॉस V। ये जो आप देख रहे हो ये कहलाता है लॉरेंज फोर्स। अगर आप इसको बिना वेक्टर्स के लिखें तो ये बनेगा QVB sin थीटा। जैसे A क्रॉस B A भी sin थीटा, तो B क्रॉस B B भी sin थीटा। यहाँ से पता चलता है कि लॉरेंज फोर्स चार्ज के प्रोपोर्शनल है, लॉरेंज फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, लॉरेंज फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, और लॉरेंज फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, sin थीटा। तो चलो एक सपोर्टिंग डायग्राम बनाते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म वाली, और ये हमने चार्ज के पार्टिकल को v वेलोसिटी से फेंक दिया है, ये थीटा। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फोर्स है ये। लॉरेंज फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स भी कहा जाता है, और इस फोर्स को कॉम्प्लिकेटेड फोर्स कहा गया क्योंकि इसको मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। F के साथ M लगा लें। कॉम्प्लिकेशंस क्या थे, अरे इतनी सारी चीजों पर डिपेंड करता है। सोचो अगर थीटा 0 हो जाए, थीटा अगर 0 हो जाए तो यानी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तुमने उसी डायरेक्शन में फेंक दिया, तो साइन 0 क्या दे देगा, 0, यानी फोर्स नहीं लगेगा। और थीटा 180 हो जाए तो भी फोर्स नहीं लगेगा, और अगर वेलोसिटी 0 आ जाए तो भी नहीं लगेगा, अगर b को ऑफ कर दे तो भी नहीं लगेगा। जबकि एज कंपेयर टू दिस फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स तो बहुत सिंपल फोर्स था। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी ताकत को E से लिखते थे, कैपिटल E। और यहाँ पर हम चार्ज पार्टिकल को जब लाते थे, इलेक्ट्रिक फोर्स केवल और केवल ऐसे निकलता था। क्यों, इलेक्ट्रिक फोर्स को केवल चार्ज से मतलब होता था और E से मतलब होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब होता था। जबकि इस मैग्नेटिक फोर्स को, लॉरेंज फोर्स को बहुत सारी चीजों से मतलब है। इसलिए लॉरेंज फोर्स यानी मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के कंपेयर में काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है ना ये बात। अच्छा, लॉरेंज फोर्स निकालोगे कैसे, इस फार्मूले से निकालोगे, कभी कभी इस फार्मूले से निकालोगे, दोनों ही फार्मूले आपके लिए हैं। तो मैं आपके लिए जरा एक क्वेश्चन सेट करता हूँ, देखता हूँ आपका क्या रिवीजन है। क्वेश्चन हमारे लिए ये, कैपिटल B माने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 3I प्लस 4J माइनस का 9K, और प्रोजेक्टेड चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v बराबर है 9I प्लस 2J प्लस का 3K। चार्ज जो है वो 4 कूलम,
मैग्नेटिक फोर्स निकालो या लॉरेंज फोर्स निकालो। आप पहले क्वेश्चन समझे तो भैया जी एक मिनट देखे तो यहाँ पर वेलोसिटी IJK में दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड भी IJK में दी गई है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला। अब इस फार्मूले में V क्रॉस B है और V क्रॉस B निकालेंगे कैसे? 11th क्लास में जब दो वेक्टर हमारे पास होते थे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता था किससे? डिटरमिनेंट मेथड से। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हम फंडा लगा के इंतजार करेंगे कि V क्रॉस B की वैल्यू कोई निकाल के बता दे। अब जब V क्रॉस B आप निकालोगे, V क्रॉस B कैसे निकालोगे? आंसर क्या है? डिटरमिनेंट मेथड। अब जरा वो भी देख लिया जाए जो नहीं देखना चाहते। क्लास में कितने लोगों को डिटरमिनेंट नहीं पता? नहीं पता, तो फिर इसका मतलब ये क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे। नोट करिए। तो डिटरमिनेंट के लिए मैं कुछ करता हूं आपके। इस क्वेश्चन से केवल आपको यही मुझे बताना था कि इस प्रॉब्लम को करने के लिए हमको डिटरमिनेंट मेथड पता होना चाहिए। और जब वो कर लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करने में अभी हम सॉल्व करके नहीं देंगे। तो कभी कभी आपको लॉरेंज फोर्स का वो वाला फार्मूला लगाना पड़ता है जो वेक्टर फॉर्म है। और अगर वैल्यू दी जा रही है, जैसे मान लो क्वेश्चन इस तरीके का है तो कैपिटल B है 100 टेस्ला, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी है, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज वैल्यू है 4 कूलम इज 20 मीटर पर सेकेंड, एट एंगल 30 डिग्री फ्रॉम B। क्या मुझे ये तो नहीं बताना पड़ेगा कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करते हो, V क्रॉस B का क्रॉस प्रोडक्ट जब ओपन करोगे तो आएगा VB sin थीटा। थीटा B और B के बीच बनने वाला एंगल होगा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ भी हमने पूछा कि भाई लॉरेंज फोर्स बताइए या मैग्नेटिक फोर्स बताइए। यहाँ आपने देखा सब कुछ वैल्यू फॉर्म में दिया गया। आपने अपना पसंदीदा फार्मूला लगाया QVB sin थीटा। Q माने 4, 4 है, B माने 20, B माने 100 sin 30। क्योंकि क्वेश्चन में बहुत क्लियरली कहा गया कि 20 मीटर पर सेकंड वाली जो ये वेलोसिटी है वो कैपिटल B के साथ 30 बना रही है, यानी कि थीटा बराबर 30। सॉल्व कर लो, sin 30 1/2 आएगा। तो जैसे आप इसको 1/2 लिखोगे, 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 10 की पावर 3 न्यूटन। सही है। कभी कभी IJK के फॉर्म में रिजल्ट्स दिए जाएंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाना ही पड़ेगा, बच नहीं पाओगे। 11th की पढ़ी हुई फिजिक्स का ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हमें आगे यूज नहीं करना पड़ता? आंसर है कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई भी आप चैप्टर ले लो, कोई भी यूनिट ले लो। इसलिए 12th भले ही आप हल्के फुल्के स्टाइल में पढ़ लें, अगर सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, बट 11th तो आपको 100% अपना जो है मजबूती के साथ पढ़ना। हाँ भाई, बड़ा सवाल आने वाला है। बड़ा सवाल आने वाला है। लॉरेंज फोर्स निकालना भी आ गया, कभी क्रॉस प्रोडक्ट वाले मेथड से तो कभी वैल्यू वाले मेथड से। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स चाहिए। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जिसका नाम है लॉरेंज फोर्स, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? स्टॉप राइटिंग। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, देखो लॉरेंज फोर्स निकालने का फार्मूला तो ये है, V क्रॉस B, वेक्टर वाला फार्मूला ये, वैल्यू वाला फार्मूला ये। तो याद रखना कि अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड में किसको फेंका है? चार्ज पार्टिकल को फेंका है।
चार्ज पार्टिकल को, चार्ज बॉडी को नहीं फेंका, पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो क्या कहलाता है, पॉइंट, और जो बॉडी पर चार्ज होता है वो क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना, मैं भी पार्टिकल को फेंक रहा हूँ, बाद में डीलिंग बॉडी के साथ दी होगी। चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स ये है। उधर हमारा 11th स्टैंडर्ड हमको बताता है अगर वेक्टर C बराबर है A क्रॉस B, तो वेक्टर C A के साथ भी 90 बनाएगा, वेक्टर C B के साथ भी 90 बनाएगा, ये रूल है। तो यहाँ पर से साबित होता है कि ये मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी से भी 90 बनाएगा और मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी क्या बनाएगा। सवाल का जवाब मिल चुका है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स Fm is perpendicular to both velocity and magnetic field B। ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, इधर हटाने की परमिशन है अभी नहीं, चलो आगे देखते हैं। है अपने पास इसके जब तक है तब तक डिस्कशन कर लें। अब जब ये आंसर मिल गया तो फिर से 11th क्लास का फंडा, 11th क्लास का फंडा आपसे ये कहता है कि अगर फोर्स वेलोसिटी, अगर फोर्स और वेलोसिटी जीरो एंगल बनाते हैं आपस में, अगर फोर्स और वेलोसिटी 180 डिग्री एंगल बनाते हैं आपस में, अगर फोर्स और वेलोसिटी आपस में एक दूसरे के साथ में जीरो बनाते हैं, आपस में वो 180 बनाते हैं, तो जो पार्टिकल होता है वो सीधे रास्ते पर चलता है, स्ट्रेट लाइन पर। जिसकी वेलोसिटी होगी जब आप उसको देखोगे तो किस रास्ते पर चलेगा, सीधे रास्ते पर। अगर फोर्स और वेलोसिटी आपस में जीरो नहीं बनाते हैं, 180 भी नहीं बनाते हैं और 90 भी नहीं बनाते हैं, कि फोर्स और वेलोसिटी ना तो आपस में बनाएंगे जीरो और ना ही बनाएंगे 180 और ना ही बनाएंगे 90, तो जो पार्टिकल है वो किस रास्ते पर चलता है, पैराबोला। पार्टिकल पैराबोला वाले रास्ते पर चलता है। ये कंडीशंस है 11th क्लास की। और अगर आपको याद नहीं आ रही है तो मैं थोड़ा याद दिलाऊं, जब आप एक फुटबॉल को किक मारते थे तो वेलोसिटी ये होती थी और फोर्स ये होता था ना। फोर्स कौन सा होता था, वेग, आपस में कितना डिग्री बना रहे हैं, ऑब्ट्यूज। और जब ये पूरा अपना रास्ता कवर करके जब नीचे लौटती थी तो देखो वेलोसिटी ये है और वेट ये, अब कितना एंगल बन रहा है, एक्यूट। तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर सीधे रिजल्ट्स पर आ जाइए कि हाँ जो लिखा जा रहा है वो एब्सोल्युटली ट्रू है और 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा गया है। और आगे चलते हैं। अगर फोर्स और वेलोसिटी आपस में 90 बनाते हैं तो रास्ता कैसा होता है, सर्कुलर। मजेदार बात है कि फोर्स और वेलोसिटी के 90 है, 90। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में भेजा जाएगा तो किस रास्ते पर चलेगा, सर्कुलर रास्ते पर चलेगा। तो एक बात यहाँ पर और आ गई कि क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स Fm is always perpendicular to velocity, so charge particle, so projected charge particle perform circular motion in magnetic field under मैग्नेटिक फोर्स। देखो मैंने पूरी बात लिखी,
भाई अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं बना, आपने मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल को कैसे फेंक दिया, थीटा बराबर 0 से फेंक दिया, तो मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं बन पाएगा। अगर मैग्नेटिक फोर्स बना है, अब आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या बनाएगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा। अब जब सर्कुलर पाथ बनाएगा तो सर्कुलर पाथ से जुड़े हुए बहुत सारी चीजें हैं। जब सर्कुलर पाथ बनेगा तो रेडियस बनेगा, रेडियस बताओ क्या होगा, एक चक्कर का समय बताओ क्या होगा, बहुत सारी चीजें हैं। आइए वहां तक पहुंचिए। कुछ बातें आपसे पूछ रहे हैं उनका भी यूज करना पड़ेगा, तो ऐसे पॉइंट जो हमें पता होने चाहिए वो RW कहलाता है। तो पहला तो पॉइंट आपने बता ही दिया, लिख दिया जाए, कोई भी सर्कुलर मोशन किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा, यही दो बातें। तो कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ कैसा होगा, आपको ये फैसला लेना पड़ता है कि क्लॉक होगा या फिर एंटी क्लॉक होगा। अब वो फैसला कैसे लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक सर्कुलर मोशन होने वाला है, तो अभी पता चला है कि सर्कुलर मोशन जब होता है तो फोर्स और वेलोसिटी कैसे होता है, 90 पर होता है। तो हमने कहा भाई फोर्स तो डायरेक्शन में ये है और वेलोसिटी डायरेक्शन में ये है। हमने पूछा मोशन, तुमने कहा सर्कुलर, तो ये पक्का है कि मोशन कैसा होगा, सर्कुलर। मैं पूछ रहा हूँ क्लॉक होगा या एंटी क्लॉक होगा, सर्कुलर तो होगा चलो ठीक है, लेकिन अब ये बताओ क्लॉक होगा या एंटी क्लॉक होगा। सर्कुलर होगा ये तो सब बता रहे हैं, क्योंकि जिसको भी ये डायग्राम दिख रहा है, एक डायग्राम ये बना, ये फोर्स, ये वेलोसिटी 90, ये फोर्स, ये वेलोसिटी 90। इन तीनों डायग्राम्स में ये तो कंफर्म है कि मोशन कैसा होगा, सर्कुलर। बट वो क्लॉक होगा या एंटी क्लॉक होगा ये फैसला करना है। क्या जज करते हो, कैसे जज करते हो, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा और डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। सुनो भाई, वेलोसिटी वेक्टर को फोर्स वेक्टर की ओर टिल्ट करके you can judge clock, anti clock, ये तरीका, ये शॉर्टकट्स है क्लॉक और एंटी क्लॉक डिसाइड करने के। ये वेलोसिटी वेक्टर है, इसको टिल्ट करो फोर्स की तरफ, ये क्या हुआ, क्लॉक। यहां पर आंसर आएगा क्लॉकवाइज। वेलोसिटी वेक्टर को टिल्ट करो, यहाँ कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर वेलोसिटी को फोर्स कर टिल्ट करो, क्या है सर, ठीक है ना। ये आगे की तैयारी चल रही है, आगे जो हम लोग अभी डिसाइड कर चुके हैं कि अपना चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जाएगा, तो समटाइम्स वी डिसाइड कि वो क्लॉक होगा या एंटी क्लॉक होगा। तो यही वाला फंडा लगाएंगे कि भाई हम पहले देख लेंगे वेलोसिटी तुम्हारी डायरेक्शन क्या है, फोर्स तुम तो हमेशा 90 पर ही होगी इसके साथ, या वेलोसिटी तो फोर्स के साथ हमेशा क्या होगी 90। अब डिसाइड करना होगा कि वो क्लॉक है या एंटी क्लॉक है, उसके लिए टिल्ट करने वाला रूल फॉलो करेंगे। अच्छा, एक 11th स्टैंडर्ड में ही रूल होता है क्रॉस प्रोडक्ट रूल, डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट रूल। वो क्या क्या होता है, डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट रूल।
डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट रूल क्या होता है? जैसे भी आपने दावा किया कि अगर सी वेक्टर कहता है कि वो ए क्रॉस बी है, तो यहां से ये तो पता चल गया सी और ए 90 है, सी और बी 90। बट डायरेक्शन कैसी की है ये तो बताओ। ये तो ठीक है 90 90, बट किधर डायरेक्शन उसकी? जैसे मान लो ये वाला मार्कर ए है, ये वाला मार्कर क्या ए है, और ये वाला मार्कर बी है, और ये आपका सी है। तो यहाँ पर जो सी है वो ए और बी दोनों के साथ क्या है 90 है, लेकिन ऊपर की तरफ है। ऐसे भी तो हो सकता है, यहाँ पर भी सी दोनों के साथ कैसा है, लेकिन कैसा है नीचे की तरफ। हाउ यू कंफर्म कि वो डायरेक्शन में कैसा है? उसके लिए बनाया गया डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट रूल। क्या कहता था? सेट ऑल फिंगर्स of right hand along first vector। जैसे मान लेते हैं वेक्टर ए की फोटो ये है और वेक्टर बी की फोटो ये है, तो कह रहा है कि अपने राइट हैंड की सारी फिंगर्स को पहले वेक्टर की तरफ सेट कर दो। अब ए क्रॉस बी में ये क्या है? पहला वेक्टर, बी क्या है? दूसरा वेक्टर। जो पहले लिखा है वो क्या है? पहला वेक्टर। जो दूसरे नंबर पे लिखा है वो दूसरा वेक्टर। सेट ऑल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग फर्स्ट वेक्टर। अब कर्ल ऑल फिंगर्स टुवर्ड्स दूसरा वेक्टर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। अब शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना, जरा देखना भैया। ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। राइट हैंड की सारी फिंगर्स फर्स्ट वेक्टर की तरफ कर दी, और अब हमें फिंगर्स को मोड़ के कहां ले जाना है? दूसरे वेक्टर के पास। तो जो मैं रास्ता फॉलो कर रहा हूं, मैं रास्ता ये फॉलो कर रहा हूं ना। दूसरी देखो पॉसिबिलिटी क्या थी? किसी ने ये देखो, उसने अपने फिंगर को मोड़ना शुरू किया। उसने कौन सा रास्ता फॉलो किया? बड़ा रास्ता इजाजत। आपको कौन सा रास्ता फॉलो करना? छोटा वाला। तो आप पहले अपने ऑल फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की तरफ सेट कर दें, और फिर छोटे रास्ते को फॉलो करते हुए अपनी फिंगर्स को मोड़े किस तरफ? दूसरे वेक्टर की तरफ मोड़े। ऐसा करने पर थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ तीसरा वेक्टर। आई होप कि अब आप ये जानते हो कि फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर जब मिल करके क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो बनता है उसका नाम क्या है? तीसरा वेक्टर। तो यहाँ पे तीसरे वेक्टर का वो कौन दिखा रहा है? सी। अब देखिए तीसरा वेक्टर अंदर जाए, ये हो गया आपका सी का डायरेक्शन। ये क्या हो गया? सी का डायरेक्शन। अच्छा, अगर हम यहाँ पे इसको बदल दें, सेम पिक्चर है, ये ए है और ये बी है, और मैं कह रहा हूं बी क्रॉस ए बराबर एन। ए क्रॉस बी से एक वेक्टर सी आता है, लेकिन बी क्रॉस ए से एक वेक्टर क्या आता है? एन। अब देखो पहला वेक्टर कौन बना? बी। सेट ऑल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग द फर्स्ट वेक्टर एंड कर्लिंग ऑफ द फिंगर टेक प्लेस टुवर्ड द दूसरा वेक्टर अलोंग द छोटा रास्ता। आपकी जो फिंगर की कर्लिंग है वो दूसरे वेक्टर की तरफ चलेगी, लेकिन रास्ता कौन सा होगा? छोटा वाला। जब आप ये काम करोगे तो अंगूठा किधर गिरेगा? बाहर आएगा। तो यहाँ पर अगर हम बी क्रॉस ए करें तो वेक्टर की जो डायरेक्शन है तीसरे वाले की बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर कैसे ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको F बराबर क्या मिला है? Q V क्रॉस B। तो जो तीसरा वेक्टर है वो कौन है? F है, जो B और B दोनों के साथ कैसा होगा? परपेंडिकुलर। लेकिन कैसा होगा बताना पड़ेगा, कैसा होगा ये बताना पड़ेगा। ये बेसिक चीजें अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो पता होनी चाहिए। अब आप इनका क्या करना चाहते हो ये डिसाइड करो, ये आप फैसला करो कि नोट करना है या नहीं नोट करना।